द टू पोप्स 2019 में आई थी। एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें बायोग्राफी और इमेजिनेशन दोनों को मिलाया गया है। बेसिकली क्रिएटिव लिबर्टी ली है डायरेक्टर ने, राइटर ने। तो नेटफ्लिक्स की ये मूवी थी। इसे फर्नांडो मेरेलिश उन्होंने डायरेक्ट किया था। इन्होंने सिटी ऑफ गॉड जैसी क्रिटिकली अक्लेम फिल्में बनाई हुई हैं और इसे लिखने वाले थे एंथनी मैकार्टन। ये एक ऑस्कर नॉमिनेटेड स्क्रीन राइटर हैं। इन्होंने द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इसके अलावा डार्केस्ट आर एक मूवी थी, बोहेमियन रैप्सोडी जिसे ऑस्कर मिला था, इस तरह की बेसिकली ऑस्कर विनिंग फिल्में जो हैं वो लिख चुके हैं। इन दोनों ने मिलकर, यानी राइटर डायरेक्टर के कॉम्बो ने मिलकर ये फिल्म बनाई जिसका नाम है द टू पोप्स। ये फिल्म वेटिकन सिटी में सेट है पूरी तरह से और बेस्ड है रियल लाइफ डायलॉग्स पर बिटवीन द टू मोस्ट पावरफुल मेन इन द रिलीजियस वर्ल्ड। बेसिकली मूवी में काफ़ी स्मार्ट यूज़ ऑफ आर्काइवल फुटेज भी है जिसे साथ साथ ड्रामेटाइज्ड एक्टिंग के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो ओवरऑल ये फिल्म ऐसा लगता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप कुछ देख रहे हैं। तो टू पोप्स जो फिल्म है, इनमें से ये दो पोप्स कौन हैं? पहले तो हैं पोप बेनेडिक्ट द 16। इनका असली नाम था जोसेफ रात्जिंगर। ये जर्मनी के एक हाईली इंटेलेक्चुअल और कंजर्वेटिव, जिससे हम थियोलॉजियन कहा जाता है, आई थिंक धर्मशास्त्री हिंदी में कह सकते हैं। और अपॉइंट हुए थे ये 2005 में। इन्होंने रिज़ाइन किया था 2013 में और 600 सालों में बेसिकली पहली बार किसी पोप ने खुद रेजिग्नेशन दिया था। एंथनी हॉपकिंस ने इस रोल को निभाया है और लेजेंडरी एक्टर हैं। इनके बारे में हम क्या ही बोले, सब जानते हैं इनके बारे में। और कई सारे ऑस्कर्स मिल चुके हैं इन्हें, नॉमिनेट हुए हैं कई बार। द साइलेंस ऑफ द लैम्स में आपने इन्हें देखा है, वेस्ट वर्ल्ड सीरीज में देखा है आपने इनको पहले सीजन में। बाकी द फादर मूवी आई थी। लाइक नाम में अगर फिल्मों का लेने आऊंगी तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। उनका पोर्ट्रेयल जो है इस कैरेक्टर को लेकर वो एक गार्डेड है, काफ़ी फिलोसफिकल है और ऐसा लगता है कि एक ऐसा शख्स जो ड्यूटी बाउंड है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बहुत सीरियस है, ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस देता है। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने अपना रोल निभाया है। ऐसा लगता है कि वाकई किसी ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव पोप को देख रहे हैं जब हम उनके कैरेक्टर को देखते हैं। तो दूसरे हैं कार्डिनल होरे मारियो बर्गोलियो। ये एक्चुअली अर्जेंटीना के एक आर्च बिशप थे जिन्होंने आगे चलकर पोप फ्रांसिस नाम लिया, जिसके नाम से इन्हें दुनिया जानती है। वो पहले एक ऐसे जेजुइट थे जिन्होंने पोप बनने के बाद एक ज़्यादा हम्बल, रिफॉर्मिस्ट, मॉडर्न और सोशली प्रोग्रेसिव इमेज दी कैथोलिक चर्च को। इनका रोल निभाया है जोनाथन पायर्स ने। इन्हें हम जानते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स में हाई स्पैरो के कैरेक्टर की वजह से, हाई स्पैरो का जो रोल निभाया था। और इनकी शक्ल भी काफ़ी हद तक रियल पोप फ्रांसिस से मिलती है। और कई सारे जगहों पर जब ये जाते थे तो लोग इन्हें पोप फ्रांसिस समझ लिया करते। तो इस वजह से अपनी पर्सनल लाइफ के जो उनके इवेंट्स थे, इस तरह के एक्सपीरियंस था, उससे इंस्पायर होकर ही उन्होंने इस रोल के लिए हाँ किया। कई बार रैंडमली वो सड़क पे जा रहे होते थे अगर अपनी कॉस्ट्यूम में, तो लोग उनसे ब्लेसिंग्स मांगने लगते थे। ये एक वजह हो सकती है उनके इंस्पिरेशन की। तो ये जो फिल्म है ना, टू पोप्स, इसकी कहानी शुरू होती है बेसिकली साल 2005 से। कार्डिनल होरे मारियो बर्गोलियो जो आर्क बिशप हैं बियानो एयर्स में, उन्हें बुलाया जाता है वेटिकन। और उस वक्त के जो पोप थे, यानी कि पोप जॉन पॉल II, उनकी मौत हो चुकी है और नया पोप चुनने की बारी आ चुकी है। सो इन्हें बुलाया जाता है वोट देने के लिए, इलेक्शन का हिस्सा बनने के लिए। एक कॉन्क्लेव होता है। तो बेसिकली जब भी कोई पोप मर जाता है, जब उनका देहांत होता है, जैसे कि इस मूवी में हुआ था, तो वेटिकन में एक इलेक्शन किया जाता है जिसे पेपेल कॉन्क्लेव कहा जाता है बेसिकली। और ये इलेक्शन होता है सिस्टीन चैपल में, उसके अंदर ये होता है। तो जो एक बेसिकली सेक्रेड है और हाईली प्रोटेक्टेड जगह है वेटिकन के अंदर, तो सिस्टीन चैपल जो है उसके अंदर शूटिंग करने की परमिशन नहीं मिली डायरेक्टर्स को। तो उन्होंने एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया था उस चैपल का, ताकि जब शूटिंग की जाए तो रियल वाला फील आ सके। कोशिश बहुत की थी प्रोड्यूसर्स ने और डायरेक्टर ने कि परमिशन मिले, बट परमिशन नहीं मिली। बेसिकली ये जो जगह है सिस्टीन चैपल, यहाँ पर सिर्फ कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स यानी कि टॉप कैथोलिक लीडर्स जो होते हैं
वो ही इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। 100 से ऊपर ये कार्डिनल्स होते हैं और बेसिकली ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं जिन्हें पोप ही अपॉइंट करता है। ये सीनियर एडवाइजर्स होते हैं पोप के लिए और चर्च का जो ग्लोबल मिशन है उसे कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। इनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे होती है कि अगर पोप को कुछ हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन का हिस्सा बनना और नए पोप को चूज करना। आमतौर पर रेड कलर की रोब पहनते हैं और इसी से पता चलता है कि ये कार्डिनल हैं। तो हर कार्डिनल जो है वो अपना वोट एक पेपर में लिखता है, फोल्ड करता है और उसे ऑल्टर पर रखता है। तो सिर्फ कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स जो होते हैं वो ही इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, जो वोटिंग प्रोसेस है ना, पोप के मरने के बाद का जो वोटिंग प्रोसेस है, उसमें जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं आ जाती तब तक पोप इलेक्ट नहीं होता है, तब तक वोटिंग होती ही रहती है और दिन में 2 बार वोटिंग करने का मौका दिया जाता है कार्डिनल्स को। अच्छा, हर वोटिंग के बाद बैलेट पेपर्स जो होते हैं उन्हें जला दिया जाता है और आग में केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि स्मोक जो है, धुआं जो है, उसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद वो इन जलते हुए पेपर्स को वेटिकन की चिमनी में रखा जाता है और अगर काला धुआं निकलता है चिमनी से बाहर तो जो वेटिकन के बाहर लोग इकट्ठा हैं उन्हें दिख जाता है कि काला धुआं निकल रहा है और इसका मतलब होता है अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। अगर वाइट धुआं निकलता है तो इसका मतलब होता है नए पोप का इलेक्शन हो चुका है, मतलब सिलेक्शन हो चुका है, इलेक्ट हो चुका है नया पोप। जब कार्डिनल्स कंसेंसस पर पहुंच जाते हैं तो सफ़ेद धुआं पब्लिक समझ जाती है। जो पूरा कैथोलिक वर्ल्ड है वो वेट कर रहा होता है इस मूवमेंट का कि नया पोप कौन बनेगा और इस सफ़ेद धुएं से उन्हें समझ में आ जाता है कि फैसला हो चुका है। उसके बाद बेल बजती है और जो नए पोप हैं, यानी कि इस मूवी में जो नए पोप थे बेनेडिक्ट द 16th, वो बाहर आते हैं और जो बालकनी होती है वेटिकन की मेन बालकनी, वहाँ पर बाहर खड़े होते हैं और लोगों को ग्रीट करते हैं। तो जो कार्डिनल जोसेफ राटजिंगर थे वो बन चुके हैं पोप बेनेडिक्ट द 16th और जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट जिनको मिले थे वो थे कार्डिनल बर्गोलियो, जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, अर्जेंटीना में आर्च बिशप थे वो। तो उनको सेकंड हाईएस्ट वोट मिलता है। अच्छा, इस वोटिंग के दौरान अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कार्डिनल जोसेफ रैटजिंगर हैं जो अभी इलेक्ट हुए हैं वो थोड़े पॉलिटिकल इंसान हैं और स्ट्रैटेजी उनको आती है, क्योंकि जिस तरह से दिखाया जाता है उनको बाकी लोगों से बातचीत करते हुए तो उससे समझ में आता है कि ये इन्फ्लुएंस करना जानते हैं बाकी कार्डिनल्स को। खैर, वो पोप बन चुके हैं। इसके 7 साल के बाद कैथोलिक चर्च जो है वो जूझ रहा है एक कंट्रोवर्सी से। न्यूज़ लीक होती है जिसे वेटिकन लीक्स कहा जाता है। वेटिकन लीक स्कैंडल के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, जिसमें जो पोप बेनेडिक्ट बने थे उनका टेन्योर जो है वो एक तरह से उस पर काला धब्बा लग जाता है। पब्लिक एक्यूजेशंस होते हैं उनके रोल को लेकर, उनके कवर अप को लेकर, जिसमें कुछ रिपोर्टर्स ने एक खबर लीक की थी कि जो वेटिकन में जो करप्शन हो रहा है उससे रिलेटेड खबरें आई थी। जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं इधर उधर उसमें थोड़ा घालमेल है, इसको लेकर ये खबरें उस वक्त कवर की गई थी 2012 में। तो जो बर्गोलियो है उन्होंने उस दौरान अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया था वेटिकन में और वेटिकन जो है उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया था उन्हें और वो प्रिपेयर करते हैं कि वो खुद रोम जाएंगे और पर्सनली अपना रेजिग्नेशन डिलीवर करेंगे। बट उन्हें वेटिकन से समन किया जाता है, बुलाया जाता है मिलने के लिए और स्टोरी अनफोल्ड होती है वेटिकन सिटी में जब कार्डिनल बर्गोलियो पोप बेनेडिक्ट से मिलने जाते हैं अपने रेजिग्नेशन के लिए। लेकिन उनका कॉन्वर्सेशन जो है वो एक स्पिरिचुअल चेस में बदल जाता है। वो अपने रेजिग्नेशन को लेकर बात करना चाहते हैं बार बार, लेकिन इस बात को टालने की कोशिश की जाती है पूरी तरह से। मजबूत कॉन्वर्सेशंस, खतरनाक डायलॉग्स फेस करते हैं इस फिल्म को देखने के दौरान। एक जगह कहा जाता है कि ट्रूथ मे बी वाइटल बट विदाउट लव इट इज़ अनबियरेबल। हिंदी में हम ऐसे कह सकते हैं इसके कि सच ज़रूरी है, ज़रूरी हो सकता है, अपनी अहमियत हो सकती है सच की, लेकिन अगर उसमें प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो
तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। मुझे ऐसा लगा था ये डायलॉग देखने के बाद मेनली कि हम कई बार सच का जो झंडा है उसे बुलंद करते हैं और कहते हैं कि हम तो सच बोलते हैं, हम तो सिर्फ सच बोलने में बिलीव करते हैं, लेकिन अगर हम अपना सच किसी को हर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वो मोरालिटी उसमें किसी तरह की बच गई है सच के नाम पर, या वो हम बस एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सच तो ठीक है, अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। अगर हम किसी को सच बता रहे हैं, किसी को रियलिटी चेक भी अगर हम देना चाहते हैं लाइफ में, तो उसमें थोड़ा प्यार, मोहब्बत, नरमी होनी चाहिए ताकि सामने वाला हमारी बात को किसी प्रहार की तरह ना ले। ये एक डायलॉग है, और भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं। कॉन्वर्जेशन बेस्ड फिल्म ही है पूरी, तो कॉन्वर्जेशंस होते हैं ये जो दो पोप्स हैं इनके बीच इस फिल्म में। लीडरशिप और गिल्ट, इससे कनेक्टेड काफ़ी सारे कॉन्वर्जेशन होते हैं कि जब कोई लीडर बनता है तो उसे बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं। एक जगह पे कहा जाता है कि सबसे मुश्किल चीज़ है सुनना, समझना। तो अगर हम किसी को सुनेंगे नहीं ठीक से तो हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो डायलॉग कुछ ऐसा था कि द हार्डेस्ट थिंग इज़ टू लिसन, टू हियर। सो इस तरह के और भी कई सारे कॉन्वर्जेशंस हैं। बेसिकली ट्रेडिशन और रिफॉर्म के बीच एक तरह का टसल दिखाया गया है इस मूवी में, दोनों पोप्स के ज़रिए। गॉड के साथ रिलेशनशिप पर काफ़ी कॉन्वर्जेशंस हैं इसमें। बैकग्राउंड में हम चर्च का स्कैंडल भी डिस्कस करते हुए देखते हैं दोनों पोप्स को। पॉलिटिकल प्रेशर, पर्सनल रिग्रेट जो है ये भी प्ले होता है फिल्म के दौरान। फिल्म का टोन थोड़ा रिफ्लेक्टिव है, ना तो ओवरली ड्रामेटिक है ना प्रीची, ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है। एक फिलोसफिकल ड्रामा है बेसिकली, जिसमें इमोशंस भरे हुए हैं, बट कहीं भी ओवर मुझे ये नहीं लगा मूवी के देखने के दौरान कि फालतू में बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा है। एक और डायलॉग था जिसने एक्चुअली मेरी आंखों में थोड़ा आंसू ले आया था जब मैंने वो डायलॉग पढ़ा था। तो वो था कि मर्सी इज़ अ डायनामाइट और इट कैन ब्रेक वॉल्स। तो जब हम रहम दिखाते हैं तो हम कुछ दीवारें तोड़ देते हैं बेसिकली। तो रहम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्याय ठीक है, न्याय की सब बात करते हैं, जस्टिस की सब बात करते हैं, लेकिन रहम दिखाना वो उसमें अपनी पावर होती है, करुणा में अपनी एक ताकत होती है बेसिकली। एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी ये फिल्म। बेस्ट एक्टर के लिए जो पोप फ्रांसिस का रोल जिन्होंने किया था, जोनाथन पायर्स, वो नॉमिनेट हुए थे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए एंथनी हॉपकिंस नॉमिनेट हुए थे, और बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए एंथनी मैकार्टन भी नॉमिनेट हुए थे। ये फिल्म बेसिकली ये दिखाती है कि पोप्स भी इंसान होते हैं, वो भी डाउट, अकेलेपन और गलतियों से गुजरते हैं, और वो उनको भी गिल्ट होता है बेसिकली। डायलॉग्स जो हैं उन्हें एंगेजिंग रखा गया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं जब आप इस फिल्म को देखते हैं। तो खैर अगर आपने देखी है ये मूवी तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कैसी लगी थी। मुझे बस बात करने का मन था बहुत टाइम से इस फिल्म के बारे में, और मुझे लगा कि आज से बेहतर मौका नहीं हो सकता कि हम पोप फ्रांसिस पर सेमी बायोग्राफी जो बनी थी फिल्म में उस पर बात करें। तो आप ये मूवी देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस इंसान के बारे में और जानने में, जिन्होंने कैथोलिक चर्च को बेसिकली एक नई दिशा देने की कोशिश की, मॉडर्निटी की तरफ लाने की कोशिश की।